जय हिंद दोस्तों। चलिए जीएस क्लास में फिर कुछ प्रश्न पढ़ते हैं जो आपके अग्निवीर से संबंधित या फिर किसी भी एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वन लाइनर प्रश्न है, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखेंगे कुछ ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके अग्निवीर के पेपर जो अभी होने वाला हाल ही में एक हफ्ते बाद और आने वाले जो भी एग्जाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, ल्यूकीमिया रोग क्या होता है? ल्यूकीमिया रोग, तो ये इसे कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर कहते हैं। ये रक्त कोशिकाओं को मतलब होता है। वैसे कैंसर सेल को प्रभावित करता है, कोशिकाओं को। अगर आपसे पूछा जाए कैंसर रोग किस अंग को प्रभावित करता है तो सेल बताएंगे। ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ब्लड की सेल्स जो होती हैं वो लगातार नष्ट होने लगती हैं और जिसको भी होता है तो लगभग हर हफ्ते या 15 दिन में लगभग ब्लड चेंज करना होता है। तो ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है, रक्त कैंसर इसे कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। कैंसर सेल को प्रभावित करते हैं तो सेल में होता है। कैंसर एक अभी तक तो ये लाइलाज बीमारी है, इसका भी इलाज संभव नहीं हो पाया है, लेकिन ये ट्यूमर पहला रूप होता है, उसके बाद फिर कैंसर बन जाता है। तो ब्लड कैंसर भी होता है, मांसपेशी कैंसर भी होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, रक्तदाब की खोज किसने की है? ब्लड प्रेशर की खोज किसने की है? तो एक वैज्ञानिक थे हेल्स, इन्होंने ब्लड प्रेशर की खोज की है। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के अंदर का जो प्रेशर होता है, धमनी और शिराओं में जो ब्लड बहता है उसका प्रेशर ही रक्तदाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। एक यंत्र होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, जिससे रक्तदाब मापा जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है और ये 120/80 ये सामान्यतः डायस्टोल और सिस्टोल होता है। 120/80 जो आपका हार्ट होता है जो रक्त पंप करता है। तो डायस्टोल और सिस्टोल दो प्रकार के उसमें पंप मतलब उसमें आलिंद और निलय होते हैं। 4 कोष्ठी हृदय में होता है। तो उसमें जो डायस्टोल और सिस्टोल होता है, आकुंचन और संकुचन, तो उसी को मतलब ये 120/80 होता है, इसे रक्तदाब कहते हैं। शरीर के अंदर का धमनी और शिराओं में जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से ये दाब अधिक होता है। अगला देखेंगे, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। ये लगभग पूरे मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। 2/3 हिस्सा होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। ब्रेन जो होता है इसका वजन लगभग 1400 ग्राम तक होता है और ब्रेन हमारे न्यूरॉन सिस्टम का मुख्य अंग है जो पूरे शरीर से सूचनाओं को ले जाते हैं और ले आते हैं। तंत्रिका तंत्र होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 2 प्रकार के होते हैं। कशेरुकदंड से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं और जो ब्रेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। तो पूरे शरीर के हर सेल से सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाना और फिर उस सूचनाओं के बदले में उसके जवाब देना, ये तंत्रिका तंत्र का काम होता है। और तंत्रिका तंत्र की सबसे यूनिट अगर पूछा जाए तो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ब्रेन से या फिर न्यूरॉन सिस्टम से। अगला प्रश्न है, लार का पीएच मान क्या होगा? तो लार का पीएच मान वैसे अम्लीय होता है, ये 6 से 7 के बीच में होता है। सामान्यतः इसे हम 6.4 कहते हैं। तो ये लार का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है। नग्न बीजी पौधे क्या होते हैं? नग्न बीजी पौधे ऐसे पौधे जिसमें बीज तो लगता है लेकिन फल ना बने, ऐसे पौधे जिसमें बीज लगे फल ना बने वो नग्न बीजी होते हैं। इसे हम अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी।
अनावृत विधि या फिर विज्ञान की भाषा में इसे जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और ये होते हैं नग्न बीज, इसमें फल नहीं बनता है, बिना फल का सीड बनता है, इसलिए इसे नग्न बीजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधे क्या होते हैं? एक बीजपत्री पौधा विज्ञान की भाषा में मोनोकोटिलीडॉन कहते हैं। मोनोकोटिलीडॉन एक बीजपत्र, मतलब ऐसा समझिए कि कोई बीज है और बीज का अंदर का जो भाग होता है अगर वो दो भागों में बढ़ता है तो दो बीजपत्री कहलाता है। यदि वो दो भागों में बराबर ना, किसी बीज का दो भाग अंदर से ना हो तो वो एक बीजपत्री होता है। अगर दो भाग हो जाता है तो दो बीजपत्री कहलाते हैं। एक बीजपत्री में हमारे घास कुल फैमिली में, मतलब ग्रेमनी फैमिली जिसे पोएसी कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे गेहूं आपसे पूछा जाए, धान पूछा जाए, बाजरा पूछा जाए, मक्का पूछा जाए, तो ये एक बीजपत्री पौधे हैं। धान, बाजरा, मक्का ये सब अनाज वाली फसलें जो हैं वो एक बीजपत्री होते हैं। एक बीजपत्री में हमारा गन्ना भी होता है, एक बीजपत्री, मतलब घास कुल आप समझ लीजिए, जिसे हम ग्रेमनी कहते हैं या फिर पोएसी कहा जाता है। इस कुल के पौधे होते हैं एक बीजपत्री। इनके बीज जो होते हैं खंड से दो खंड नहीं हो पाते हैं, एक ही रहता है। तो जैसे दाल है, कोई भी दाल है तो दो बीजपत्री होगी इसमें, क्योंकि दाल जब तोड़ते हैं तो बीच में दो खंड हो जाता है। जैसे चना को आप ले लीजिए, चना जब तोड़ते हैं दो खंड में तो दो खंड अलग अलग हो जाता है दालें, तो दो बीजपत्री होता है। ये आपको एक थोड़ा सा पहचानने का तरीका हम आपको बताएं। अगला प्रश्न है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है और ये टाइगर के लिए है। कर्नाटक दक्षिण भारत में है और राजधानी इसकी बंगलौर है। ये बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन घाटी भी कहते हैं। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? बंगलौर को कहते हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए। भारत में वैसे टाइगर का संरक्षण पूरे विश्व में सबसे अधिक है। 1973 से टाइगर संरक्षण के लिए विशेष मुहिम छेड़ी गई है। और मध्य प्रदेश आप ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर से समझेंगे, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, ऐसे ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर के लिए है और यह है कहाँ? कर्नाटक में है। भोपाल किस नदी के तट पर है? भोपाल की बात हो रही तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। आप लोग पढ़े होंगे, जानते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का हृदय। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि वहाँ सोयाबीन ज़्यादा उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश, ये भोपाल जो है ये नर्मदा नदी के तट पर है। किस नदी पर है? नर्मदा। और यही नर्मदा नदी जो मतलब खम्पात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में। नर्मदा नदी मतलब पश्चिम की ओर बहती है। ज़्यादातर भारत की नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा नदी है और दो तीन नदियाँ और हैं ऐसी जो खम्पात खाड़ी में गिरती हैं। जैसे ताप्ती ले लीजिए आप, साबरमती ले लीजिए, माही ले लीजिए, ये कुछ ऐसी नदियाँ हैं। मांडवी ले लीजिए, कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो खम्पात खाड़ी में गिरने वाली नर्मदा नदी है, भोपाल शहर इसी नदी के तट पर है। और ये प्रायद्वीप भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये निकलती कहाँ से? एमपी के अमरकंटक से। एमपी के अमरकंटक पहाड़ी से ये नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व में जो महाद्वीप हैं वो कुछ विशेष प्रकार के घासों के लिए भी जाने जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। जो घास दो प्रकार की होती है, एक उष्णकटिबंधीय, एक समशीतोष्णकटिबंधीय। तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जैसे एशिया की बात की जाए, जैसे हम लोग एशिया में आते हैं तो एशिया में जो घास के मैदान है उसे स्टेपी कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्टेपी। तो इस प्रकार घास के मैदानों से संबंधित हम इसके पहले क्लास में पढ़ाए भी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल जो आगरा में है और ये मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। मुमताज महल
और ताजमहल आगरा में बनवाया किसने है? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल, और मुमताज महल का रियल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम इसका रियल नाम था। ताजमहल जो है सफ़ेद मकराना संगमरमर का बना हुआ है। ताजमहल किसका बना हुआ है? मकराना संगमरमर का बना हुआ है। मकराना संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से राजस्थान से। तो राजस्थान से ये पत्थर संगमरमर लाए गए थे, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। और ये बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन पर्यटक स्थल है भारत का, जहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं देखने के लिए। तो आप इतना याद रखिए कि ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो इलायची पहाड़ियाँ केरल में है। कहाँ है ये? केरल में, जिसे हम कार्डोमम पहाड़ी भी कहते हैं। दक्षिण भारतीय राज्य केरल है। यहाँ पर इलायची पहाड़ियाँ, मतलब इस पहाड़ी में इलायची की खेती ज़्यादा होती है, इलायची होती है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस एक प्रश्न पूछा जाता है। तो मतदाता दिवस मतलब वोटर डे। वोट देने की आयु तो आप पता ही है, वोट देने की सामान्य आयु जो होती है वो न्यूनतम 18 वर्ष का हर व्यक्ति वोट दे सकता है। और अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसलिए हमें लगा है कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। स्वर्णरेखा नदी किस राज्य में बहती है? तो नदी से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड की मुख्य नदी है। और आपको बता दें, झारखंड में जमशेदपुर जो है, टाटा नगर जमशेदपुर, जो स्टील के लिए, उद्योग के लिए जाना जाता है, लौह अयस्क स्टील उद्योग के लिए, तो ये जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही स्थित है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही स्थित है। ये झारखंड में मुख्य रूप से बहती है। और स्वर्णरेखा नदी जाकर के ये महानदी में मिलती है, और महानदी जाकर के सीधा बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो अगला प्रश्न है, देखेंगे गीत गोविंद। गीत गोविंद एक किताब है, एक रचना है। ये किनकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। किनकी है? जयदेव की रचना है, याद रखेंगे। बुक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? वही मंगल पांडे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। और मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी जो पश्चिम बंगाल में है, उसके 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के सिपाही थे। और इन्होंने ही सबसे पहले चर्बी युक्त कारतूस से मनाही की थी, और इसीलिए फिर बाद में इनको फांसी की भी सजा दी गई थी। और इनका जन्म जो है अगर पूछा गया है तो ये बलिया के रहने वाली हैं। बलिया में इनका जन्म हुआ है। और बलिया कहाँ है? वही बलिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, जो बिहार के बॉर्डर में है। मंगल पांडे का जन्म वहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, ये कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा मतलब हर एक पदार्थ की एक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है 4200 जूल प्रति किलोग्राम होती है। कितनी होती है? 4200 जूल प्रति किलोग्राम जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। हीरा का चमकना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरा का चमकना ये होता है। तो कुल मिलाकर जैसे हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जैसे गर्मी के माह में जून में एक मृगमरीचिका होती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। तारों का टिमटिमाना जो होता है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होता है। फिजिक्स ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही पूछा जाता है। देखिए, एक प्रश्न और है, वर्षा मापी यंत्र क्या होता है? रेन गेज। वर्षा मापी यंत्र कितने सेंटीमीटर इतने सेकंड में या इतने मिनट में कितने मीटर वर्षा हुई? तो वर्षा मापी यंत्र होता है जिसे कहते हैं रेन गेज। क्या कहते हैं? रेन गेज, जिससे वर्षा मापी जाती है। वैसे वर्षा की बात आ गई है, तो वर्षा पूरे विश्व में सबसे अधिक सेंटीमीटर अगर देखा जाए
तो भारत के मेघालय में मासिनराम एक स्थान है, वहाँ पर होता है। यहाँ पर लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। अगला प्रश्न है ध्वनि की इकाई डेसिबल। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मतलब इकाई यूनिट है ये, इससे मापी जाती है कितनी डेसिबल की ध्वनि है। वैसे ध्वनि जो है सामान्यतः जो प्रदूषित नहीं है 45 से 60 के बीच जो सामान्य ध्वनि होती है वो प्रदूषित नहीं मानी जाती है, नॉइस पॉल्यूशन नहीं माना जाता है। अगर 60 से अधिक है तो उसे नॉइस पॉल्यूशन मान लिया जाता है, ध्वनि प्रदूषण, जिससे हमारे कान के पर्दों को और हमारे शरीर के न्यूरॉन सिस्टम को, ब्रेन को, मतलब सर दर्द वगैरह ये सब इससे प्रभावित होता है। तो ध्वनि एक प्रदूषण भी होता है, लेकिन अगर 45 से 60 के बीच में ध्वनि है तो ये प्रदूषित नहीं मानी जाती है। कान में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? मतलब ये है कि ये पूछा गया प्रश्न ये है कि हमारे कान में किसी ध्वनि का प्रभाव या इफेक्ट कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक कोई ध्वनि हमारे कान में गूंजती रहती है और इसका प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड, मतलब सेकेंड से भी कम समय तक, मतलब सेकेंड से भी कम समय तक ये ध्वनि का प्रभाव हमारे कान में रहता है। प्रकाश के वेग की खोज किसने की थी? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, आपको पता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और ध्वनि जो होती है निर्वात में गति नहीं करती है। ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वायु है या वायु के कण है, अगर ये ना हो तो एक दूसरे के ध्वनि हम ना सुन पाए। तो निर्वात में जहाँ पर कुछ न हो, नगण्य है, वहाँ ध्वनि गति नहीं कर पाती है। और प्रकाश की विशेषता यह है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा में अगर सदैव सीधी रेखा में जाता है, तिरछा प्रकाश कभी नहीं जाता है। और ध्वनि तो तिरछा ऊपर नीचे हर प्रकाश से जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक माध्यम होना चाहिए। तो प्रकाश की वेग की खोज किसने की थी? रोमर ने की थी। किसने की थी? रोमर ने की थी। अगला प्रश्न है पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप लोग सोच रहे होंगे कि पलायन वेग क्या होता है। मतलब ये एक ऐसी गति है कि अगर इस स्पीड से किसी वस्तु को यदि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर वायुमंडल में फेंक देते हैं तो उसकी मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से कोई वस्तु अगर ऊपर अंतरिक्ष में फेंकी जाती है तो माना यह जाता है कि वो हमारे पृथ्वी के स्मॉल जी, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उससे बाहर निकल जाती है और फिर वापस ये कभी नहीं आ पाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वही पृथ्वी में किसी वस्तु को लाने या खींचने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये गुरुत्व केंद्र से बाहर निकल जाए तो इसे कहते हैं पलायन वेग। जब कोई वस्तु गुरुत्व केंद्र से बाहर निकल जाए तो इसे क्या कहा जाता है? पलायन वेग। तो इतनी स्पीड से कोई वस्तु फेंकी जाती है तो ये पलायन वेग कहलाता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड याद रखेंगे। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर एक यंत्र होता है, लैक्टोमीटर, जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है, क्योंकि दूध में कितना मिलावट है, दूध में कितना फैट है, दूध में कितना प्रोटीन है, पानी की मात्रा कितना है, तो ये लैक्टोमीटर से हम जान सकते हैं दूध की शुद्धता। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़ों में पस आने लगता है या ब्लड निकलने लगता है। विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ और बताएं, विटामिन सी जो है ना वो जल में घुलनशील होता है और बहुत क्षणभंगुर होता है, ये तुरंत नष्ट हो जाता है हमारे शरीर में, इसलिए सलाद हरी सब्जियों से ही विटामिन सी प्राप्त किया जा सकता है। विटामिन सी ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में नहीं टिकता है, ये यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। ह्वेन सांग किसके दरबारी थे? अगला प्रश्न है ह्वेन सांग किसके दरबारी थे? तो ह्वेन सांग एक विदेशी यात्रा था, चीन के तरफ से आया था। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई भी की थी। लगभग 6 साल यहाँ पर ये रहे हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की थी। तो हर्षवर्धन के दरबारी थे ह्वेन सांग। याद रखेंगे कहाँ के रहने वाले थे? चीन के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है गुणसूत्र में प्रोटीन कौन सी होती है? ये प्रश्न है गुणसूत्र में
कौन सी प्रोटीन होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से गुणसूत्र में होता है। और गुणसूत्र किस में होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो गुणसूत्र किसी सेल के केंद्रक के अंदर होता है, एक धागे नुमा संरचना। गुणसूत्र को शुरुआत में हम क्रोमैटिन धागा भी कहते हैं, फिर उसका अगर डेंस रूप जो होता है क्रोमैटिन धागा कहलाता है, और फिर उसके बाद वही गुणसूत्र ही होता है, क्रोमोसोम उसे कहते हैं। वाल्डेयर ने सबसे पहले इसको देखा था। वाल्डेयर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने गुणसूत्र की खोज की थी। और गुणसूत्र में ही डीएनए होता है, और डीएनए के में ही जीन होता है, और जीन ही किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव की जेनेटिक इकाई होती है। क्या? जीन। तो जीन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जीन। जीन डीएनए से मतलब जीन से मिलकर के डीएनए बनता है, और डीएनए से मिलकर के गुणसूत्र बनता है। और गुणसूत्र होता कहाँ है? केंद्रक में होता है। केंद्रक किसमें होता है? किसी सेल में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कपूरथला किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो कपूरथला एक उद्योग से प्रश्न पूछा जाता है, तो कपूरथला रेलवे उद्योग के लिए है। और कपूरथला है कहाँ? तो पंजाब में है। पंजाब में है। तो आपके सिलेबस में उद्योगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक प्रश्न कम से कम आएगा। तो कपूरथला रेलवे उद्योग के लिए जाना जाता है, ये पंजाब में है। अगला प्रश्न है रथ यात्रा, और ये आखिरी प्रश्न है आज का। रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता है रथ यात्रा उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में होता है रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी जिसे कहते हैं, वहां पर रथ यात्रा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ एक छोटा सा वीडियो था, इसमें ये प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसी प्रकार चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हम पढ़ेंगे, तो इससे हमको ये लगता है कि क्या कमियां हैं इसमें पढ़ाने में और क्या गलतियां हैं, और हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।